Hello, guys. So, how are you all? Welcome you all again on my channel, in which we are continuing with the series of the lessons of Indian legal history. And today I'm back here after a short break with a fresh important topic of Indian legal history, the Charter Act of 1833. So, let's see what's there. It was the most important charter of 19th century. The Charter Act of 1833 introduced the far-reaching changes both in the constitution of the company and the system of Indian administration. सबसे पहले हम इस चार्टर का एक इंट्रोडक्शन समझते हैं कैसे ये चार्टर आया। तो चार्टर एक्ट 1833 19th सेंचुरी का सबसे इम्पॉर्टेंट चार्टर था। ये मैंने शुरुआत में कहा, अ फ्रेश एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंडियन लीगल हिस्ट्री। तो ये जो चार्टर है ये 19th सेंचुरी का बहुत इम्पॉर्टेंट चार्टर था। ये चार्टर इंट्रोड्यूस जब हुआ था, इसने अपने इंट्रोडक्शन के साथ साथ बहुत सारे चेंजेस रीच आउट किए, लेड आउट किए हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसके साथ साथ हमारे इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था उसके अंदर भी। सो दिस चार्टर इंट्रोड्यूस द फार रीचिंग चेंजेस बोथ इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी द ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट, एंड द सिस्टम ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। अभी देखते हैं कि इसके क्या क्या प्रोविजंस थे। इसके कुछ सर्टेन इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। सो द फर्स्ट इज provisions relating to changes in the home government। होम गवर्नमेंट मतलब क्या हुआ, हमारे इंडिया के अंदर इंडिया का जितना भी गवर्नमेंट सिस्टम था उसके अंदर जितने भी चेंजेस आए उसके ऊपर जो प्रोविजंस बने। सो द कंपनीज मोनोपोली ऑफ चाइना ट्रेड एंड टी ट्रेड वाज टर्मिनेटेड। गाइस, एक चीज़, इस वीडियो को देखने से पहले आई रिकमेंड टू वॉच माई प्रीवियस वीडियो दैट वाज ऑन चार्टर एक्ट 1813, बिकॉज इस वीडियो का उस टॉपिक से कुछ लिंकेज है, क्योंकि अगर आपने वो टॉपिक समझ लिया 1813 तो इट वुड बी इजी टू अंडरस्टैंड दिस। तो हमने 1813 में पढ़ा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को उनका जो चार्टर था फिर से रिन्यू कर दिया था नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए, राइट। एंड उसके अंदर उनको टी ट्रेड और चाइना ट्रेड करने का पूरा परमिशन मिल गया था, फ्रीली करने का, लेकिन जनरल ट्रेड में उनको कुछ बैरियर्स लगा दिए थे, द रिस्ट्रिक्शन ऑफ लाइसेंसिंग। अब इसके अंदर क्या था, दैट द कंपनीज मोनोपोली ऑफ चाइना ट्रेड, जो चाइना ट्रेड और टी ट्रेड का उनको मोनोपोली प्रोवाइड हो गया था उस चार्टर की वजह से, वो पूरी तरीके से टर्मिनेट कर दिया था, ख़त्म कर दिया गया था। Thus, the company was completely deprived of its commercial privileges and was to wind up its business। अभी क्या था कि इस कंपनी का सारा ट्रेडिंग सिस्टम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था, पूरी तरीके से वो कमर्शियल वर्किंग से डिप्राइव हो चुकी थी, ठीक है। तो अभी वो अपना बिजनेस को पूरा विंड अप कर रही थी, मतलब बंद कर रही थी, राइट। सो नाउ इट वाज ओनली टू फंक्शन एज अ गवर्नमेंटल पावर, its governmental power in India and was to run Indian administration। अभी जैसा हमने पढ़ा कि इसका अभी सारा कमर्शियल एक्टिविटीज, इसका बिजनेस सारा ठप हो गया था, राइट। तो अभी इसके पास सिर्फ क्या काम बचा था इंडिया के अंदर, इट ओनली हैड टू फंक्शन इट्स गवर्नमेंटल पावर। सिर्फ गवर्नमेंट का जो पावर था वो इसके हाथ में था और इसको अब सिर्फ और सिर्फ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को रन करना था, राइट। तो दिस वॉज द प्रोविजंस रिलेटिंग टू चेंजेस इन द होम गवर्नमेंट। क्या क्या हुआ एक बार क्विकली देखते हैं। पहला कि उसका जो टी ट्रेड और चाइना ट्रेड था वो ख़त्म हो गया, ठीक है, जिस वजह से जो कमर्शियल प्रिविलेजेस थे, जितना भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ थी वो बिल्कुल डिप्राइव हो गई, समाप्त हो गई, ठप हो गई, ठीक है, और उससे उसका बिजनेस भी बिल्कुल बंद हो गया। एंड अब उसके पास क्या फंक्शन है, ओनली हैड टू फंक्शन एज द गवर्नमेंटल पावर, और सिर्फ अब उसको इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को रन करना था। The system of licensing introduced for the entry of European systems in India under the Act of 1813 was abolished by Act of 1833। 1813 के एक्ट ने जो लाइसेंसिंग सिस्टम लगाया था यूरोपियंस की एंट्री के लिए, जो मिशनरीज आते थे उनकी भी, वो सब खत्म कर दिया था 1833 के चार्टर ने, ठीक है। अभी नेक्स्ट प्रोविजन देखते हैं, प्रोविजंस रिलेटिंग टू चेंजेस इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चेंज हुआ तो उसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस, उसके ऊपर क्या क्या प्रोविजंस लगाए गए। So the Charter Act of 1833 aimed at introducing centralization in the administration। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि जहाँ पे सारी की सारी पावर्स एक सेंटर पर ही मतलब ऑथराइज कर दी जाती है, मतलब एक इंडिविजुअल या एक
लेवल पर ही सारी की सारी पावर्स होती हैं। और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स नहीं था, सेंट्रल था, मतलब एक ही कम्युनिटी के ऊपर या एक ही ग्रुप के ऊपर सारी पावर्स हैंडल आउट थी, ठीक है। सो द चार्टर एम्ड एट इंट्रोड्यूसिंग सेंट्रलाइजेशन, तो ये चार्टर सेंट्रलाइजेशन को के ऊपर फोकस कर रहा था इन द एडमिनिस्ट्रेशन। विद द व्यू टू अटेन दिस डायरेक्शन एंड कंट्रोल द होल सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट ऑफ कंपनीज पोजीशंस वाज वेस्टेड इन द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन काउंसिल। अब क्या था कि सेंट्रलाइजेशन इसका मोटिव था एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो इस चीज़ को अटेन करने के लिए, इस सिस्टम को अचीव करने के लिए उन्होंने क्या कि जितना भी सिविल और मिलिट्री गवर्नमेंट था कंपनी का, जितना भी कंपनी के हाथ में था, वो सारा का सारा इन्होंने जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसको दे दिया, उसको हैंड ओवर कर दिया, ठीक है। देयर वॉज अ गवर्नर जनरल इन काउंसिल, एक गवर्नर जनरल इन काउंसिल था, या इसको सुप्रीम काउंसिल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, हु इज द सुप्रीम काउंसिल? गवर्नर जनरल एंड काउंसिल, ठीक है। तो अभी इसके अंदर क्या कौन कौन लोग इंक्लूड थे? गवर्नर जनरल, कमांडर इन चीफ, 2 मेंबर्स एंड द 4th मेंबर। क्या कौन कौन थे? गवर्नर जनरल हो गया, कमांडर इन चीफ, 2 मेंबर्स अलग से थे, एंड एक 4th मेंबर था, ठीक है। 4th मेंबर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ दिस काउंसिल। तो इसका ये कंपोजिशन याद रखिएगा, ठीक है। नाउ द एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द 4th मेंबर टू द गवर्नर जनरल इन काउंसिल। इस एक्ट के पास होने से पहली बार गवर्नर जनरल इन काउंसिल के अंदर इस 4th मेंबर का अपॉइंटमेंट रखा गया। दिस मेंबर वॉज टू बी अपॉइंटेड बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स विद द अप्रूवल ऑफ क्राउन। क्राउन के अप्रूवल से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो लोग इस मेंबर को अपॉइंट करते थे। द ड्यूटी ऑफ दिस 4th मेंबर वॉज कन्फाइंड इंटायरली टू द सब्जेक्ट ऑफ लॉ और लेजिस्लेशन। ये जो मेंबर था इसका पूरा से पूरा वर्किंग सिर्फ लॉ डिपार्टमेंट के ऊपर या लेजिस्लेशन तक ही सीमित था। एंड द फर्स्ट 4th मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल इन काउंसिल वॉज लॉर्ड मकाउले। तो याद रखिएगा, जो हमारे पहले 4th मेंबर थे गवर्नर जनरल इन काउंसिल के, वो थे लॉर्ड मकाउले, ठीक है। द एक्ट ऑल्सो एम्पावर्ड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू अपॉइंट कमांडर इन चीफ। एक तो अपॉइंटमेंट हो गया किसका? 4th मेंबर का गवर्नर जनरल इन काउंसिल में। एक और अपॉइंटमेंट हुआ था, वो था बाय देयर वाज वन मोर अपॉइंटमेंट ऑफ कमांडर इन चीफ। ये भी एक डेजिग्नेशन था, ये भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही अपॉइंट करते थे। एंड ही वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल इन काउंसिल। ही हैड ग्रेट पावर्स जस्ट आफ्टर गवर्नर जनरल। इसके पास बहुत सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स थी। एंड इवन गवर्नर जनरल के बाद जो सबसे ज़्यादा पावर्स थी वो इसी पर्सन के पास थी, कमांडर इन chief. Now all the legislative powers like law execution power, law making etc. of the Indian government was vested in the Governor General Council. तो अब इस चार्टर की वजह से जितनी भी हमारे इंडिया की जितनी भी लेजिस्लेटिव पावर्स थी, जैसे कि लॉ एग्जीक्यूट करना, लॉ बनाना, वो सारी की सारी किसके पास थी? गवर्नर जनरल काउंसिल के पास। हाँ, तो अभी हमने 2 अपॉइंटमेंट्स देखे। पहला क्या था? 4th मेंबर का अपॉइंटमेंट, और पहला 4th मेंबर कौन था? लॉर्ड मकाउले। और दूसरा क्या हुआ अपॉइंटमेंट? कमांडर इन चीफ का। अभी एक और अपॉइंटमेंट है। द एक्ट ऑल्सो डायरेक्टेड गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू अपॉइंट अ कमीशन कॉल्ड इंडियन लॉ कमीशन। गवर्नर जनरल इन काउंसिल को एक और अपॉइंटमेंट करने का ऑथराइजेशन प्रोवाइड किया, किसका? इंडियन लॉ कमीशन का। अभी देखते हैं ये क्या है। देखिए, मैंने अपने नोट्स के अंदर एज एक पूरा डेफिनेशन लिखा है इंडियन लॉ कमीशन का, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डेफिनेशन, एंड आई रिकमेंड कि आप इसको अभी हम पढ़ेंगे ना तो बहुत आसान लगेगा और इजीली समझ में आ जाएगा। और ऐसे ही हम लोग एक सीरीज में याद करेंगे, तो आप इसी तरह से लिखिएगा अपने एग्जाम्स में, एंड इट मे कम इन 2 marks और 4 marks, ठीक है। सो देखते हैं क्या है ये। अ कमिटी विच वॉज फॉर्म टू इंक्वायर इन टू द नेचर and operation of all kinds of laws relating to the police, established judicial procedure etc. ये एक कमिटी थी जो कि किस लिए बनाई गई थी? अ कमिटी विच वॉज फॉर्म्ड टू इंक्वायर, इंक्वायरी करने के लिए, किसमें? इनटू द नेचर एंड ऑपरेशन। किसकी इंक्वायरी करने के लिए? हर तरह के जो लॉज जो बनाए गए थे उनकी इंक्वायरी करने के लिए,
उनके नेचर की इंक्वायरी करने के लिए, उनके ऑपरेशंस की इंक्वायरी करने के लिए। लॉज किससे रिलेटेड? लॉज रिलेटिंग टू द पुलिस, पुलिस के द्वारा बनाए गए या उनसे रिलेटेड लॉज किसने स्टेब्लिश किए? जुडिशियल प्रोसीजर ने। तो दोबारा देखते हैं, अ कमिटी which was established to inquire into the nature and operation of all kind of laws relating to the police, established judicial procedure etc. एक बार दोबारा समझे, एक ऐसी कमिटी जो कि इंक्वायरी करने के लिए बिठाई गई थी। किसकी इंक्वायरी? वो लॉज जो कि या तो पुलिस रिलेटेड हो या जुडिशियल प्रोसीजर से रिलेटेड लॉज हो, उनके नेचर या उनके ऑपरेशन की इंक्वायरी करने के लिए ये कमेटी बिठाई गई थी। एंड इट हैड टू रिपोर्ट टू गवर्नर जनरल, और इसको गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करना होता था। क्या रिपोर्ट करना होता था? द रिजल्ट ऑफ देयर इंक्वायरीज एंड सजेशंस टू कोडिफाई वेरियस लॉज एंड रेगुलेशंस। इसको रिपोर्ट करना होता था, सारी की सारी इंक्वायरीज का रिजल्ट, जो भी इसने इंक्वायर किया लॉज के अंदर, उनके रिजल्ट्स, और उसके साथ साथ सजेशंस भी उसको रिपोर्ट करने होते थे कि क्या कोडिफिकेशंस, क्या चेंजेस लाए जा सकते हैं अलग अलग लॉज या रेगुलेशंस के अंदर। बहुत इजी सा है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। इंडियन लॉ कमीशन एक बार दोबारा पढ़िएगा एंड लिख के देखिएगा। गाइस एक छोटा सा ट्रिक बताती हूँ, कोई भी चीज़ को याद रखने के लिए, उसको कभी ना भूलने के लिए। आई यूज टू अप्लाई द सेम। सपोज आपने मेरा ये वीडियो देखा, ठीक है, आपने आज आप पढ़ेंगे ये 1833 का चार्टर, ठीक है, आप पूरा पढ़े। इसके साथ साथ आप अगर आपने पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा, उससे पढ़ लिया, समझ लिया, अब वीडियो रोक दीजिए और अपने आप बिना देखे आप एक नोटबुक में लिखिए। फिर प्रोविजन से, पहला प्रोविजन लिखा होम गवर्नमेंट वाला, पहले पढ़ लिया, यहाँ से समझ लिया, ठीक है, रीडिंग कर लिया, उसके बाद ये बंद कर दिया, फिर उसको लिख के देखा। फिर दूसरा, फिर इंडियन लॉ कमीशन पढ़ के और अपनी लैंग्वेज में लिखिए, तो आप उसको नहीं भूल सकते। ये मेरा दावा है, हर चीज़ को लिख के देखिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। The fourth member said that the executive and legislative department are different. फोर्थ मेंबर ने ऐसा कहा कि जो एग्जीक्यूटिव है और जो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट्स हैं वो अलग अलग होते हैं। अच्छा, आज का एक क्वेश्चन, टेल मी व्हाट इज द रोल और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट एंड लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट। राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, ओके। बट फोर्थ गवर्नमेंट ने तो कहा कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोला, इट स्टेटेड दैट देयर एग्जिस्ट ओनली वन काउंसिल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि सिर्फ एक ही काउंसिल है। कौन सी? एग्जीक्यूटिव काउंसिल। मीन्स देयर इज अ सुप्रीम काउंसिल, दैट इज एक ही सबसे बड़ी काउंसिल है एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और लेजिस्लेटिव जो है वो उसका एक सेपरेट डिपार्टमेंट है। तो इस तरीके से इन लोगों के थोड़ा सा मतभेद, थोड़ा सा कहते हैं ना, क्लैशिंग्स क्रिएट हो गए थे। तो ये तो हो गया हमारा प्रोविजंस रिलेटिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चेंजेस इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसके अंदर 3 अपॉइंटमेंट्स हुए थे। अभी ओवर राइडिंग पावर्स। द गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसलर्स हैड टू एक्सचेंज एंड कम्युनिकेट देयर ओपिनियन ऑन पर्टिकुलर इशू इन राइटिंग। जो गवर्नर जनरल थे और जो उसके काउंसलर्स थे, उन लोगों को अपने ओपिनियंस, जो किसी भी मैटर से रिलेटेड कोई भी ओपिनियंस हैं, वो एक्सचेंज करने होते थे, कम्युनिकेट करने होते थे कोई भी पर्टिकुलर इशू पे, इन राइटिंग, लिख के देने होते थे, ठीक है। इफ द फोर्थ मेंबर अग्रीज टू सम लॉ बट गवर्नर जनरल इज नॉट अग्री, अगर किसी केसेस में फोर्थ मेंबर अग्री है कुछ लॉज पे लेकिन गवर्नर जनरल अग्री नहीं है, तो वो लॉ एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि फोर्थ मेंबर तो एक गवर्नर एंड काउंसिल का एक पार्ट है, हेड तो गवर्नर जनरल है ना। तो इफ द फोर्थ मेंबर अग्रीज टू सम लॉ बट गवर्नर जनरल इज नॉट अग्री, देन द लॉ विल नॉट एग्जीक्यूट। द फोर्थ मेंबर हैज टू गिव हिज रीजंस इन राइटिंग। अगर वो अग्री है या नहीं है तो उसको अपने सारे रीजंस इन राइटिंग मेंशन करके गवर्नर जनरल को सबमिट करने होंगे, ठीक है। तो ये हो गया ओवर राइडिंग पावर्स। और भी कुछ छोटे छोटे और अदर प्रोविजंस हैं। सो फॉर रेवेन्यू कलेक्शन द परमिशन ऑफ गवर्नर जनरल इज मस्ट। अगर कोई भी रेवेन्यू कलेक्शन करना है तो उसके लिए गवर्नर जनरल की परमिशन मस्ट है। द एक्ट प्रोवाइडेड नेटिव्स ऑफ इंडिया टू फ्रीली पार्टिसिपेट इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्री विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। इस एक्ट ने हमारे इंडियंस को ज़्यादा राइट दिया कि अगर उनका इच्छा है तो वो कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में हेल्प कर सकते हैं, उसमें वर्किंग कर सकते हैं बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के। The act also contained provisions relating to the training and civil servants at companies, colleges. इसमें एक प्रोविज़न जो है सिविल सर्वेंट्स के लिए भी निकला कि उनकी ट्रेनिंग के लिए
जो कंपनी कॉलेजेस में की जा सकती है। ये हो गए सारे प्रोविजंस। अब देखते हैं इसका अप्रेजल। अप्रेजल क्या होता है? जजमेंट, मूल्यांकन। ठीक है। सो द एक्ट ऑफ 1833 इंट्रोड्यूस comprehensive changes such as in administrative, financial, legislative, centralization and also strengthen the position of companies board of control। इस एक्ट ने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस लाए, किसके अंदर? हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंदर, फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर, लेजिस्लेटिव सेंट्रलाइजेशन, जितना पावर सेंट्रलाइज करी गई थी उससे रिलेटेड, और इवन कंपनी का जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसकी पोजीशन को भी स्ट्रेंथन किया। द एक्ट मार्क्ड एन इम्पॉर्टेंट स्टेज इन द इवेल्युएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। इस एक्ट ने एक इम्पॉर्टेंट, कहते हैं ना कि एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया, एक इम्पॉर्टेंट स्टेज दिया हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल के को इवेलुएट करने के लिए, लीगल प्रोसीजर्स को इवेलुएट करने के लिए, बाय डूइंग अवे द डुअलिटी ऑफ लॉज। इस एक्ट ने जितने भी डबल जो डुअलिटी थी लॉज की या कोर्ट्स की उसको ख़त्म कर दिया। ठीक है, उसको एंड अप कर दिया। एंड द लास्ट पॉइंट इज द एक्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर इनिशिएटिंग द कोडिफिकेशन ऑफ लॉ which eventually led to formation of penal codes and code of civil and procedure, क्रिमिनल प्रोसीजर। आज हम देखते हैं ना, पढ़ते हैं पीनल कोड्स या कोड्स ऑफ CRPC, ठीक है, CPC। तो वो सब बेसिकली कहाँ से डिराइव हुआ है? अभी हमने पढ़ा था कि उसका इंडियन लॉ कमीशन का एक रोल था कि वो अपने सारे के सारे इंक्वायरी करके उसको रिपोर्ट करेगा गवर्नर जनरल को। उसके साथ साथ वो कुछ सजेशंस भी देगा, किस लिए? कि लॉज को या फिर जितने भी प्रोविजंस है उन्हें कोडिफाई किया जाए। तो जो कोडिफिकेशन वाला जो है एक्चुअली जो इनिशिएट है, ये बेसिकली इस एक्ट से ही डिराइव हुआ। तो इस वजह से भी ये एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है हमारे 19th सेंचुरी का। सो विद दिस आई थिंक वी आर डन विद दिस चार्टर एक्ट 1833 एंड आई बिलीव इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको एक बार दो बार देखेंगे आपको इजीली रट जाएगा। ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।